Hello everyone, I Prabhu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English which is completely dedicated to competitive English। आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है प्रेपोजिशन। जी हाँ, प्रीपोजिशन नहीं कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन इंग्लिश में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों कंसीडर किया जाता है उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम जब भी प्रेपोजिशन पढ़ते हैं एक सबसे बड़ा मिथ है जो हम लोगों को अभी तक ध्यान में है कि हम प्रेपोजिशन को हिंदी में मीनिंग कन्वे करने के हिसाब से आंसर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया इन माने मैं, अप माने ऊपर, ऑन माने पर। अब हम हर जगह इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं किसी भी प्रेपोजिशनल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो एक से ज़्यादा होता है। और यही कारण है कि जब हम एक ही मीनिंग को हर जगह अप्लाई करते हैं तो एग्ज़ाम में गलती होती है। प्रेपोजिशन है क्या, ये भी हम लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो कॉम्प्लिकेशंस पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही है प्रेपोजिशन के लिए। इसीलिए एग्जामिनर आज यानी मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा जो ग्रामर पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं वो आपका प्रेपोजिशन ही है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम प्रेपोजिशन को कैसे सीख सकते हैं। राइट, तो शुरू करते हैं विदाउट डिले इन टाइम। प्रेपोजिशन, सबसे पहली बात, प्रेपोजिशन है क्या? तो देखिए, प्रेपोजिशन दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, प्री प्लस पोजीशन, ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं। राइट, अब प्री का मतलब क्या हुआ? पहले, और पोजीशन मतलब स्थान या स्थिति। क्लियर? अब होता क्या है, हमने तो ये रट लिया, अब हमको इस बात को समझ, हमें ये लगता है कि ये किसी से पहले आते हैं। राइट, अब ये है क्या, समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल से। कैसे? मैंने एक सेंटेंस लिखा, जरा ध्यान दीजिए हिंदी में। मैंने लिखा, मैं राम से बोलता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल हिंदी में क्यों लिया, जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि प्रेपोजिशन है क्या और क्यों इसकी नीड है। मैंने आपसे पूछा इस सेंटेंस में काम क्या होता है, तो आपने बोला सर बोलता हूँ। तो ये पूरा आपका वर्ब। कौन बोलता है, यानी सब्जेक्ट क्या है? तो बिल्कुल राम नहीं, मैं। किससे बोलता है? राम से। तो राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये से क्या है? इस से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इस सेंटेंस में टोटल कितने लोग हैं? टोटल कितने लोग हैं? तो एक तो मैं, दूसरा राम, यानी टोटल कितने लोग हैं? दो। मैंने यहां से हटाया। अब पढ़िए, मैं राम बोलता हूं, मैं राम बोलता हूं। क्या मैं राम का नाम ले रहा हूं? सिर्फ राम का नाम ले रहा हूं, राम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। अब जैसे ही मैंने यहां क्या ऐड किया? से। इस से ने क्या बताया कि मैं किससे बोलता हूं? राम से। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से रिलेशन के शब्द ने बताया इससे ने, और इसे ही क्या नाम देंगे? प्रेपोजिशन। यानी एक सेंटेंस में रिलेशन, अच्छा किसके बीच में? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो इंग्लिश में कहा जाता है कि ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन में जरूरत पड़ने पर रिलेशन बताएं, रिलेशन बताएं नाउन या प्रोनाउन के बीच, उन्हें ही क्या नाम दिया गया? प्रेपोजिशन। Prepositions are the words which establish relation between noun and pronoun. क्लियर? नाउन नाउन भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन नाउन भी हो सकता है। अगर इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन में यहाँ लिखूँ तो क्या होगा? आई स्पीक या टॉक टू राम। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट क्या है? आई, स्पीक क्या है? वर्ब, राम क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब ये टू किससे पहले आ रहा है? राम से पहले। राम क्या है? ऑब्जेक्ट। और एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन, हाँ या ना? तो देखिए, हमने यहाँ स्प्लिट किया था इसको टू पार्ट्स में, प्री प्लस पोजीशन। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान। यानी प्रेपोजिशन का जो स्थान है वो जनरली किससे पहले होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। प्रेपोजिशन का जो प्लेसमेंट है यानी पोजीशन है, जनरली कहाँ होती है? किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। और ये क्या काम करते हैं? रिलेशन बताने का। हाँ, कहीं आते हैं कहीं नहीं आते, वो डिपेंड किस पर करता है? वर्ब पर। उसका डिस्कशन हम अभी करते हैं। क्लियर? आपके सामने देखेंगे, आप शुरू से ही देख रहे होंगे, कुछ वर्ड्स लिखे हैं और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन। क्या कहा गया? सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन। सर सिंगल वर्ड क्यों? ध्यान दीजिए, सिंगल मतलब एक शब्द सा बना प्रेपोजिशन, यानी एक शब्द का प्रेपोजिशन।
तो सर एक से ज़्यादा वर्ड से भी प्रेपोजिशन बनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है। एक से ज़्यादा से वर्ड से मिलकर भी प्रेपोजिशन बनते हैं और उन्हें ही कहते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रेपोजिशन। उनका डिस्कशन हम करेंगे। अभी एक शॉर्ट ग्लिम्स देखते हैं। देखिए कौन कौन से, अगर मैं प्रेपोजिशन की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, लगभग 56 प्रेपोजिशन है सिंगल वर्ड। कुछ आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, अगर आप देखेंगे, अबाउट, अबव, अक्रॉस, अगेंस्ट, अलोंग, आफ्टर, अमिड, अमिस्ट। हम डिफरेंस देखेंगे अमिड और अमिस्ट का। अमंग, अमंगस्ट का डिफरेंस जनरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन चूंकि इंडियन इंग्लिश में ऐसा बना दिया है तो हम समझ लेंगे। बिटवीन, बिहाइंड, बिलो, बियॉन्ड, बीनीथ, बाई, अराउंड, फ्रॉम, फॉर, डाउन, डिस्पाइट, नियर। जनरली हमको नियर ऐसा लगता है कि ये एडवर्ब ही है, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, नियर हमारा प्रेपोजिशन भी है। इन, इनटू, इनसाइड, बिफोर, ऑफ, ऑन, पॉन, अंडर, विद, सिंस, विदाउट, अंडरनेथ, पर, प्लस। ध्यान दीजिएगा इन विशेष शब्दों का, ये जनरली हम सुनते हैं लेकिन हमने कभी प्रेपोजिशन मैंने ऐसे नहीं देखा, राइट? तो ये प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं। टिल, वाया, विद इन, टुवर्ड्स, पास, टू, थ्रू, आउट, थ्रू आउट, आउटसाइड, ऑपोजिट, है ना? कहने का ऑपोजिट तो हमारा एडवर्ब है। कहने का मतलब क्या है कि जनरली ये सारे जो वर्ड हैं, ऑपोजिट हमारा एडवर्बियल प्रेपोजिशन का काम भी करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे वर्ड्स आपके सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन, राइट? फर्स्ट थिंग, सर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन क्यों किया? क्वेश्चन आता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा क्यों। ध्यान दीजिए, हमने एक वर्ड सुना होगा, फ्रेजल वर्ब, सुना है? अब फ्रेजल वर्ब जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ प्रेपोजिशन अप्लाई करने का मन करता है। देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बता दूं, प्रेपोजिशन जब भी जनरली जिन वर्ड्स को आप यहाँ लिखे हुए हैं ना, डिक्शनरी में, किसी ऑथेंटिकेटेड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या मरियम वेबस्टर में सर्च करोगे तो आप पाएंगे ये प्रेपोजिशन के साथ साथ एडवर्ब का भी काम करते हैं। ध्यान दीजिए, फ्रेजल वर्ब इंग्लिश में वही कॉन्सेप्ट है जहां वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन आता है और उस वर्ब का मीनिंग चेंज कर देता है, तब जाकर फ्रेजल वर्ब बनते हैं, राइट? मैं इसको इरेज करता हूं, आपको और अच्छे से समझाता हूं, चीज़ों को और आसानी से समझते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा इन बेसिक सी चीज़ों पर। देखिए ये बेसिक है, जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं आपको हमेशा रटने का मन करेगा। क्लियर? तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आप उस चीज़ को ध्यान से समझते चलिए। क्लियर? चलिए भाई, मैंने क्या कहा कि जब हम अभी कुछ वर्ड्स अंडरलाइन थे उनको डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो वहाँ एडवर्ब होता है, बिल्कुल। तो प्रेपोजिशन के साथ साथ ये वर्ड क्या भी करते हैं? एडवर्ब। और एडवर्ब हम जानते हैं किसको क्वालिफाई करता है? जनरली वर्ब को, एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी करता है। क्लियर? अब जैसे मैंने आपसे पूछा गिव, गिव माने क्या होता है भैया? देना, वर्ब हो गया। लेकिन जैसे इसके साथ आ गया अब इसका मीनिंग देना रहा, तो बिल्कुल आप समझते हैं गिव अप का मतलब क्विट करना हो गया। ये आपका फ्रेजल वर्ब बन गया और यहाँ जो अप है ये आपका क्या बन गया भैया? एडवर्ब। वैसे ही गिव इन, गिव इन, अब यहाँ इन तो वैसे मैं, लेकिन गिव वर्ब, लेकिन वर्ब के साथ ही आया, इसने इसका मीनिंग चेंज कर दिया, फ्रेजल वर्ब बन गई। गिव इन मतलब सरेंडर। ब्रेक डाउन, राइट? ब्रेक ऑफ, ब्रेक अप तो सुना ही होगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? फ्रेजल वर्ब में वो जो वर्ड है वो एक एडवर्ब हो जाता है और यही कारण है कि फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशनल कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं। क्लियर? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम फ्रेजल वर्ब का अलग से सेशन डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ बेसिक फ्रेजल वर्ब कैसे बनती हैं और उनका मीनिंग कैसे याद रखें बताऊंगा ज़रूर। चलिए अब देखिए, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें लगता है कि ये तो इंग्लिश में या तो एडजेक्टिव होंगे या कंजंक्शन होंगे या वर्ब होंगे, राइट? लेकिन वो वर्ड्स आपके प्रेपोजिशन हैं, है ना? वो क्या काम करते हैं आपके? प्रेपोजिशन का। कौन कौन से वर्ड हैं? वर्ड को ज़रूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कंसीडरिंग, राइट? कंसीडरिंग से पहले बेयरिंग, बेयरिंग का मतलब क्या होता है? को छोड़कर, अक्सर न्यूज़पेपर में ये वर्ड मिलेगा, बेयरिंग। कंसर्निंग, राइट? बट, फॉलोइंग, except, including, like, unlike, right? less, worth, etc. तो ये वर्ड लगते हैं कि कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन ये आपके क्या ही है? कंजंक्शन, सॉरी, प्रेपोजिशन ही है।
और प्रेपोजिशन ही है तो प्रेपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू फॉलो करते हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, शब्द के बारे में डिस्कशन हाँ मैं आपको बता चुका हूँ, बट एक कंजंक्शन भी है और ये प्रेपोजिशन का काम करता है, तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है, एक्सेप्ट। क्लियर? चलिए, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट जो हम रखते आए हैं कि सर हमने सुना है प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी क्यों आता है। तो देखिए इस बात को समझ लीजिए, हम जानते हैं प्रेपोजिशन रिलेशन बताएगा भैया किसके बीच में, नाउन प्रोनाउन। अब वर्ब आई, वर्ब को हमें किस में बदलना है, नाउन में, वर्बल नाउन। अब वर्बल नाउन जनरली हम नॉन फाइनाइट वर्ब में जान चुके हैं कि या तो आईएनजी या 2+V1, हाँ या ना। तो अब आप देखिए 2+V1, ये तो अब ऑकवर्ड हो जाएगा, डबल प्रेपोजिशन की तरह काम करेगा, इसीलिए वर्ब में क्या ऐड कर देते हैं, आईएनजी, और वो आपका वर्बल नाउन हो जाता है। तो यही कारण है कि प्रेपोजिशन के साथ वर्ब में क्या ऐड करते हैं, आईएनजी, किसको छोड़कर, टू को। अगर टू को छोड़ दें, क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो अपने आप में इन्फिनेटिव बन जाता है। बात समझ पा रहे हैं? यही कारण है कि जो वर्ब आता है उसे हमें किसमें चेंज करना पड़ता है, नाउन में, जेरेंड या वर्बल नाउन बनाने पड़ता है। जैसे आई हेल्प्ड हिम इन सर्चिंग अ हाउस टू रेंट। क्लियर है ये चीज? तो यहां देखिए सर्चिंग क्या बन गया, वर्ब नहीं है, जेरेंड या वर्बल नाउन हो गया, इन आपका प्रेपोजिशन। तो कहने का मतलब इस बात का ध्यान रखें कि प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो जेरेंड हो जाती है, और यही कारण, क्योंकि हम जानते हैं प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है। क्लियर? इरेज करता हूं मैं इस कॉन्सेप्ट को भी, आगे बढ़ते हैं अभी। तो देखिए चीज़ें बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन समझने लायक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है पोजीशन की, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं प्रेपोजिशन की पोजीशन में। राइट? सबसे पहले किससे पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे दे वेंट टू आगरा बाय ट्रेन। तो देखिए बाय प्रेपोजिशन नाउन से पहले आ रहा है भैया, नाउन या प्रोनाउन से पहले। लेकिन आपको ये बात पता होती है कि हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं जो जनरली हमें लगता है कि गलत है लेकिन सही है। यानी इंग्लिश में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां इस चीज़ का दूसरा बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है, वो ट्रेंड है। यानी अगली जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान दीजिएगा, प्रेपोजिशन किसी एडजेक्टिव के बाद में भी आते हैं। जी हाँ, प्रेपोजिशन किसी एडजेक्टिव के बाद में भी आ सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने बोला राजेश इज गुड फॉर नथिंग। ध्यान देंगे गुड क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद यहां क्या आ गया, फॉर, क्या बन गया, प्रेपोजिशन। क्लियर? मैंने कहा ही इज accused of the theft। ध्यान दीजिए accused यहां क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, of। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रेपोजिशन एडजेक्टिव के बाद में भी आ सकता है। एक एग्जांपल और मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपको बताता हूं, सीधे ध्यान दीजिए। मैंने बोला दे हैव नो हाउस टू लिव। अब जरा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो एंड किस पर हो रहा है, इन्फिनेटिव पर। राइट? तो ऐसे सेंटेंस जो इन्फिनेटिव पर एंड होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये कंप्लीट कैसे होगा, दे हैव नो हाउस टू लिव इन। यानी सेंटेंस में इन्फिनेटिव के बाद भी आप क्या लिख सकते हैं, प्रेपोजिशन। है वही नाउन का कॉन्सेप्ट, लेकिन ध्यान देने वाली चीजें। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं डायरेक्टली। मैंने लिखा आई एम टॉकिंग अबाउट राजीव। मैंने आपसे पूछा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो सर आई एम टॉकिंग वर्ब, राजीव ऑब्जेक्ट, अबाउट क्या हो गया, प्रेपोजिशन। राइट? अब मैंने आपसे कहा कि इसे क्वेश्चन में चेंज कर दो। कैसे? कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, whom are you talking about।
अब जरा ध्यान दें इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो बात कौन कर रहा है, यू, सब्जेक्ट हुआ, आर टॉकिंग वर्ब हो गई, अबाउट प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जी हाँ यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, होम, जो कि किसके प्लेस पर आ रहा है, राजीव के प्लेस पर, हाँ या ना, तो राजीव ऑब्जेक्ट था तो होम भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिए WH वर्ड क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, WH वर्ड क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और देखिएगा प्रेपोजिशन कहाँ आ रहा है, सेंटेंस के लास्ट में। यानी जब WH वर्ड सेंटेंस में क्या काम करता है, बिल्कुल जब WH वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करे तो प्रेपोजिशन सेंटेंस के कहाँ रखा जाएगा, लास्ट में। तो देखिए बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ पोजीशन से रिलेटेड, क्लियर। मैं इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ सेंटेंसेस अब समझेंगे। तो देखिए चीजें बहुत आसान सी हैं, बस हमें ध्यान देना है और समझने की कोशिश करनी है, क्लियर। चलिए भाई मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ और आपको उसमें कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा और आज के बाद उन्हें रटने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, ज़रा मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ फर्स्ट, आई एम गोइंग टू होम विद माई फ्रेंड्स, क्लियर। सेकेंड वन, आई एम गोइंग टू Rajiv's home with him. Next one. The Prime Minister is going to abroad for a week. Next one. I met him yesterday. Next, I will meet you on Sunday. Next, I will meet you tomorrow. छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने लायक है, रटने लायक नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हमें क्या रटाया जाता है कि सर होम और अब्रॉड से पहले प्रीपोजिशन टू नहीं आता, यही हमने पढ़ा है। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर एक्सेप्शन, ध्यान देना है कुछ नहीं। सबसे पहले प्रीपोजिशन क्या काम करता है, रिलेशन बताने का, किसके बीच में, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन। अच्छा नाउन या प्रोनाउन अगर मैं पूछूं सेंटेंस में पहचानते कैसे हैं, तो जनरली जो हु, हुम या जनरली किसका आंसर करे, व्हाट का, क्लियर। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग, फर्स्ट से नहीं लास्ट से शुरू करेंगे, क्लियर। आई मीट यू टुमारो, आई मीट यू टुमारो, कब मिलूंगा भैया, टुमारो। क्या टुमारो किसी दिन का नाम है, नहीं है, नाउन नहीं है, तो प्रेपोजिशन की जरूरत है नहीं, सेंटेंस सही है, ऑन टुमारो वगैरह कुछ नहीं आता क्योंकि प्रेपोजिशन एडवर्ब का काम कर रहा है, क्लियर। ध्यान दीजिए, आई मीट यू ऑन संडे, कब मिलूंगा, संडे को, दिन का नाम है, नाउन हो गया, क्या सही है भैया, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, आई मैट हिम यस्टरडे, क्या यस्टरडे किसी दिन का नाम है, नहीं है, एडवर्ब है, किसकी जरूरत नहीं है, प्रेपोजिशन की, क्लियर। द पीएम इज गोइंग टू अब्रॉड फॉर अ वीक, द पीएम इज गोइंग टू अब्रॉड फॉर अ वीक, क्या अब्रॉड किसी जगह का नाम है, बिल्कुल नहीं, इसीलिए किसकी जरूरत नहीं है, टू की। अब्रॉड यहां एडवर्ब का काम कर रहा है, राइट। अगर यहां अब्रॉड की जगह होता है ऑस्ट्रेलिया, नाउन हो जाता, क्या बोलते हैं, द पीएम इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अ वीक, सही है, क्लियर है चीज। चलिए भाई, आई एम गोइंग टू होम विथ माई फ्रेंड्स, कहां जा रहा है, घर जा रहा है, होम फिर से क्या काम कर रहा है, एडवर्ब, किसकी जरूरत नहीं है, टू की। लेकिन अगले एग्जाम्पल में किसके घर, राजीव के घर, नाउन हो गया, इसीलिए यहाँ क्या सही है, टू। अब हमें ये रटाया जाता है कि होम से पहले अगर कोई पॉजेसिव वर्ड आए तो टू सही है। सीधा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर नाउन है सेंटेंस में, अगर एडवर्ब है तो जरूरत नहीं है। रिलेशन किसके बीच में बताता है, प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन, क्लियर है। तो देखिए इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा
की प्रेपोजिशन नाउन प्रोनाउन के लिए ही आता है जनरली। क्लियर? इरेज करता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? तो देखिए पोजीशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, समझाते जा रहा हूँ मैं आपको, गौर से समझते चलिएगा। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बनेंगे, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दें, सीडीएस का दें, एनडीए दें, या फिर आप बैंकिंग के कोई भी एग्जाम दें, यू विल फाइंड सेंटेंसेस और क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आपको याद होगा स्कूल टाइम पर हम लोग नरेशन पढ़ते थे, है ना? तो नरेशन पढ़ते समय हमने देखा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते थे। तो जनरली डायरेक्ट नरेशन आता था ही सेड टू मी, फिर जब हम उसको चेंज करते थे किस में, इनडायरेक्ट नरेशन में, तो वहाँ सैड को, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता था तो सैड को किस में चेंज करते थे, ही टोल्ड टू मी। क्या करते थे, ही टोल्ड मी। उसका पॉइंट समझिए, सैड माने कहना। क्लियर? अब कहने के लिए किसी व्यक्ति का होना जरूरी है, लेकिन क्या जरूरी है कोई सुनने वाला हो? नहीं ना। लेकिन मैंने बोला बताने के लिए तो सुनने वाला का होना जरूरी है। तो इसका मतलब इंग्लिश में कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी हैं, अगर उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है तो भले ही क्या जरूरत नहीं है वहां लिखने की प्रेपोजिशन। कौन कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ध्यान से समझ लेंगे। जैसे मैंने बोला अटैक, अकंपनी, आस्क, एडवाइस, benefit, clear, tell, obey, keep, resemble, assemble, है ना, etc. Example, he advised me what to do in emergency. राइट? तो ध्यान दीजिए किसकी जरूरत नहीं है, प्रेपोजिशन, क्योंकि उसको एडवाइस किया। तो इन वर्ब्स को ध्यान रखिएगा, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमें किसकी जरूरत नहीं है, प्रेपोजिशन की। राइट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लिसन माने क्या होता है? लिसन, अच्छा लिसन मी या लिसन टू मी? क्या बोलते हैं? लिसन टू मी। कहने का मतलब लिसन इंग्लिश की वो ट्रांजिटिव वर्ब है जब इसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है, जनरली जो पर्सन के फॉर्म में, तो आप वहाँ क्या यूज़ करोगे, प्रेपोजिशन टू। तो अभी मैं आपको कुछ वर्ब्स बताता हूँ जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है जनरली पर्सन के फॉर्म में, तो वहाँ प्रेपोजिशन किसका यूज़ करेंगे, टू का। कौन कौन सी है भैया वर्ब? सबसे पहले अपील, apologize, come, complain, explain, listen, go, pray, reply, respond, say, speak, suggest, talk, etc. राइट? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजर्स appealed to the crowd not to panic, not to panic। तो देखिए अपील के बाद क्या आ गया, टू। तो कहने का मतलब क्या है, इन वर्ब्स के साथ जब भी ऑब्जेक्ट आएगा जनरली पर्सन के फॉर्म में, है ना, लिसन लिख दिया, तो हम किस प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे, टू का। तो देखिए ये चीज़ें वर्ब की इफिशिएंसी, वर्ब की नीड पर डिपेंड करती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें आंसर करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एरर डिटेक्शन में अक्सर आता है। क्लियर? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? मैं सीधे एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिखा ही हैज़ अ नेचर which is different and inferior to his brother। फटाफट से सेंटेंस में देखिए और गलती बताने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस पढ़िए सब लोग।
ही हैज़ अ नेचर विच इज डिफरेंट एंड इंफीरियर टू हिज ब्रदर। दोबारा पढ़िए, ही हैज़ अ नेचर विच इज डिफरेंट एंड इंफीरियर टू हिज ब्रदर। एक बार दोबारा पढ़िए, ही हैज़ अ नेचर विच इज डिफरेंट एंड हम जानते हैं इंग्लिश का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो इक्वल रैंक की चीज़ें जोड़ता है, हाँ या ना। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं इंफीरियर के बाद यहाँ क्या आया है, टू, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर, तो वो तो लिखना पड़ेगा। लेकिन एंड से पहले डिफरेंट आ रहा है, और जब डिफरेंट आ रहा है तो सिमिलैरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं कर सकते कि एक प्रेपोजिशन से काम चला ले, क्योंकि जनरली डिफरेंट के साथ क्या आता है, फ्रॉम। यानी जब वर्ड्स अलग अलग हैं तो उनका प्रेपोजिशन भी क्या होगा, अलग अलग। अगर कंजंक्शन से जुड़ने वाले वर्ड्स अलग अलग हैं और अलग अलग प्रेपोजिशन कैरी करते हैं तो उनके साथ प्रेपोजिशन भी क्या होंगी, अलग। इसीलिए ही हैज़ अ नेचर विच इज डिफरेंट फ्रॉम एंड इंफीरियर टू हिज ब्रदर। दिस इज व्हाट द प्रॉपर कॉन्सेप्ट, और इस तरह को हमको ध्यान रखना है चीज़ों। आई होप ये आपको समझ में आया हो, क्योंकि एरर डिटेक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंजंक्शंस के साथ वर्ड्स जो जुड़े, सिमिलैरिटी और प्रेपोजिशन उनके साथ अलग अलग हो, एक से काम नहीं चलाना है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जरा समझ लेते हैं फटाफट से। जैसे दो सेंटेंस में लिखा हूं आपके सामने, मैंने लिखा ही brought a glass of water for me, right? He brought me a glass of water. देखिए, ये दोनों सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही है, इनमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपने देखा जब हमने यहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो हमें एक प्रेपोजिशन की ज़रूरत हुई। यानी जब ट्रांजिटिव वर्ब मोर देन वन, यानी ब्रिंग हुआ, फाइंड हुआ, बेक हुआ, राइट, इस तरह के जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके साथ डबल ऑब्जेक्ट आए तो इनमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। क्लियर? बहुत सारी वर्ब्स हैं, मैं PDF फाइल में आपको ज़रूर बता दूंगा और एग्जाम्पल्स के साथ। आई होप आज का ये इंट्रोडक्टरी सेशन प्रेपोजिशन के बारे में आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो सेशन है बहुत ख़ास है, क्योंकि हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने आज तक नहीं सुनी, बट एक्चुअली दे एग्जिस्ट, राइट। तो आज के इस सेशन को बिल्कुल दोबारा ज़रूर देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।